हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल जजमेंट राइटिंग। ये सिविल जजमेंट राइटिंग 2001 में एमपी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के फैक्ट्स ये हैं कि प्लेंटिफ ए ने सूट फाइल किया है रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज और अपने हाउस के पोजेशन के लिए डिफेंडेंट बी के अगेंस्ट। प्लेंटिफ का कहना है प्लेंटिफ ने एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जिबिट P1 डिफेंडेंट के फेवर में एग्जीक्यूट किया था और उससे 50,000 रुपये रिसीव किए थे और उसे अपना हाउस का पोजेशन डिलीवर किया था इस एग्रीमेंट के साथ कि अगर वो 2 साल के अंदर ये 50,000 रुपये वापस दे देगा तो ये घर जो है प्लेंटिफ को वापस रीसेल कर देगा डिफेंडेंट। और इसी के लिए इन्होंने एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड भी बनाई थी। तो मतलब कि प्लेंटिफ ने एक मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल डिफेंडेंट के फेवर में बनाई थी। अब इन 2 साल के बाद प्लेंटिफ ने एक रजिस्टर्ड नोटिस डिफेंडेंट को भेजा कि मैं अब वो अमाउंट रीपे करने के लिए तैयार हूँ जो कि मैंने तुमसे 50,000 रुपये लिए थे। इस पे बी जो डिफेंडेंट है वो कहता है कि ये जो ट्रांजैक्शन थी ये मॉर्गेज नहीं था बल्कि ये तुमने मुझे सेल किया था इस एग्रीमेंट से कि अगर तुम मुझे 2 साल में पैसा वापस दे दोगे तो मैं तुम्हें रीसेल कर दूंगा। पर क्योंकि तुमने 2 साल में पैसा वापस नहीं किया है इसलिए जो प्रॉपर्टी वापस लेने की गारंटी थी, जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई है। जो ये 2 साल का पीरियड है ये इस कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है, ये डिफेंडेंट का कहना है। जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था उसको ये डिफेंडेंट भी एडमिट करता है। अब आ जाती है दोनों की साइड से एविडेंस। एविडेंस में फर्स्ट प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस आते हैं ये प्लेंटिफ खुद से एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो अपने आप को एग्जामिन करवाते हैं और कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद डिफेंडेंट ने खुद को एज डिफेंडेंट विटनेस 1 एग्जामिन करवाया। उसके बाद डिफेंडेंट ने अपने आप को एज डिफेंडेंट विटनेस 1 एग्जामिन करवाया और कहा कि प्लेंटिफ ने ये अमाउंट 2 साल में पे नहीं किया है इसलिए डिफेंडेंट इस घर का एब्सोल्यूट ओनर बनता है। बी की कंटेंशन ये है कि 2 साल एसेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट का। वहीं ए प्लेंटिफ की कंटेंशन यही है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए उसने डिफेंडेंट से 50,000 रुपये लोन के रूप में लिए थे और उसे अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर किया था क्योंकि ये एक मॉर्गेज थी, मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल। अब ये थे क्वेश्चन के फैक्ट्स। इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं जजमेंट राइटिंग। सबसे पहले लिखेंगे कोर्ट का नाम, सिविल जज 2nd क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर लिखेंगे प्रिजाइडेड बाय, जो भी जज हैं उनका नाम आएगा। फिर राइट हैंड साइड पर लिखेंगे CIS नंबर, सिविल सूट नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे प्लेंटिफ की पूरी डिटेल्स, प्लेंटिफ का नाम, प्लेंटिफ के फादर का नाम, एज, रेजिडेंस ऑफ और ऑक्यूपेशन वर्सेस डिफेंडेंट की पूरी डिटेल्स, डिफेंडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी एज, उसका रेजिडेंस ऑफ और उसकी ऑक्यूपेशन। फिर दोनों की साइड से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में जजमेंट और फिर लिखेंगे प्रोनाउंस्ड ऑन। एग्जाम में जिस दिन भी हम जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी। उसके बाद पैरा नंबर 1 से लेकर 4 तक हर सिविल जजमेंट राइटिंग में सेम है। 1 में लिखा जाएगा प्लेंटिफ ने किस सेक्शन में सूट फाइल किया है। 2 में लिखा जाएगा अगर कोई एडमिटेड फैक्ट है तो। पैरा नंबर 3 में प्लेंटिफ की पूरी स्टोरी लिखी जाएगी। पैरा नंबर 4 में डिफेंडेंट की पूरी स्टोरी लिखी जाएगी। स्टार्ट करते हैं पैरा 1 से। पैरा 1 में लिखेंगे कि प्लेंटिफ ने ये सूट फाइल किया है सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में मॉर्गेज प्रॉपर्टी की रिडम्पशन के लिए जो कि उसने डिफेंडेंट को दी थी और उससे लोन अमाउंट लिया था 50,000 रुपये का। उसके बाद पैरा नंबर 2 में आता है एडमिटेड फैक्ट। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने कहा है कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, वहीं डिफेंडेंट ने इस बात को एडमिट भी किया है। तो पैरा नंबर 2 में लिख देंगे कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन की बात है वो दोनों पार्टी ने एडमिट करी है। उसके बाद पैरा नंबर 3 में आती है प्लेंटिफ की स्टोरी। तो प्लेंटिफ की स्टोरी लिखेंगे। प्लेंटिफ की स्टोरी ब्रीफ में ये है कि उसने एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट के फेवर में एग्जीक्यूट किया था और उससे 50,000 रुपये लिए थे और उसे अपने हाउस का पोजेशन डिलीवर कर दिया था इस एग्रीमेंट पे कि जब वो पैसे पे कर देगा 2 साल के अंदर तो वो इस घर को वापस से प्लेंटिफ को रीसेल कर देंगे। प्लेंटिफ ने इसके लिए
एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करी जो कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है डिफेंडेंट के फेवर में। जब ये 2 साल का पीरियड खत्म हुआ तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा कि वो तुम्हें पैसे जो उसने लिए थे वो पे करना चाहता है, पर डिफेंडेंट ने कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन हमारे बीच में हुई थी वो कोई मॉर्गेज नहीं था, बल्कि वो तो तुमने मुझे सेल कर दिया है इस कंडीशन पे कि अगर तुमने 2 साल में पैसे पे नहीं करे तो ये सेल होगी, और यहाँ पे तुम्हारे 2 साल एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए तुमने जो रीपरचेज का राइट है वो खो दिया है। इसलिए प्लेंटिफ ने ये सूट फाइल किया है जो कि विद इन जुरिस्डिक्शन है, विद इन लिमिटेशन है और प्रॉपर कोर्ट फीस के साथ है। ये जो जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशन और कोर्ट फीस की बात है ये पैरा नंबर 3 में स्टेट की जाएगी। पैरा नंबर 3 में जब हम प्रोसिक्यूशन की स्टोरी लिखेंगे तो वहाँ पे स्टेट की जाएगी, चाहे भले ही हमें क्वेश्चन में दी गई हो या ना दी गई हो। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये मॉर्गेज नहीं है बल्कि ये सेल थी इस एग्रीमेंट पे कि ये प्रॉपर्टी रीसेल कर देगा डिफेंडेंट अगर 2 साल के अंदर पैसे वापस कर देता है प्लेंटिफ तो। पर क्योंकि प्लेंटिफ ने ऐसा नहीं किया इसलिए अब प्लेंटिफ के पास ये राइट नहीं है कि वो मुझसे ये प्रॉपर्टी वापस ले सके, क्योंकि ये 2 साल इस कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस था। इसलिए जो प्लेंटिफ का सूट है वो डिसमिस होना चाहिए। के बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि पार्टी के एडमिशन और डिनायल के बेसिस पे और जब कोर्ट ने पार्टीज को ओरली एग्जामिन किया ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ सीपीसी में, और जो भी प्लीडिंग और डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आई हैं उनको देखते हुए कोर्ट ये फॉलोइंग इश्यूज फ्रेम करती हैं। देखिए, इशू फ्रेम करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो बात प्लेंटिफ ने कही है और डिफेंडेंट ने डिनाई कर दी है तो हम उसको इशू की फॉर्म में बना देंगे। अब यहाँ इशू फ्रेम करने से पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर इशू, फिर ऑनर्स ऑफ प्रूफ और फिर फाइंडिंग। सबसे पहला इशू हम बनाएंगे कि क्या जो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, और इसका जो ओनस होगा वो प्लेंटिफ के ऊपर होगा। फाइंडिंग्स वाला कॉलम हम ब्लैंक लिखेंगे जब तक हम इस इशू को डिसाइड नहीं कर देते। इशू को डिसाइड करते ही हम फाइंडिंग वाले कॉलम को फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इशू होगा कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल है मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कराने के लिए, और इसका ओनस होगा प्लेंटिफ के ऊपर। उसके बाद थर्ड इशू बनेगा कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल है इस प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर करने के लिए, तो इसका ओनस भी होगा प्लेंटिफ के ऊपर। उसके बाद लास्ट इशू होगा हमारा रिलीफ एंड कॉस्ट, जो कि हर सिविल जजमेंट राइटिंग में बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं इन इशू को एनालाइज करना। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में डिटर्मिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ इशू अलोंग विद रीजंस। सेंटर में लिखेंगे इशू नंबर 1। हमारा इशू नंबर 1 है कि क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है इन पार्टीज के बीच में वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है। तो यहाँ हम पैरा नंबर 6 में लिखेंगे सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और मैक्सिम एक्टोरी इनकम्बेंट ओनस प्रोबेंडी के अकॉर्डिंग इस इशू को प्रूव करने का जो ओनस है वो प्लेंटिफ के ऊपर है। अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए प्लेंटिफ खुद अपीयर होता है एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने 50,000 रुपये का लोन डिफेंडेंट से लिया था। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये मोटिव कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है फैक्ट इन इशू का। वो फिर कहते हैं कि इस लोन अमाउंट के बदले में उन्होंने एक मॉर्गेज डीड रजिस्टर्ड एग्जिबिट P1 बनाई थी, और ये जो हमारी ट्रांजैक्शन थी ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है और जो कि मैंने डिफेंडेंट के फेवर में की थी, और अपने इस प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है जो कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो डिफेंडेंट को दे दिया था। मॉर्गेज की टर्म थी कि वो इसे रिडीम कराएगा इस लोन अमाउंट को पे करके 2 साल के अंदर अंदर। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने फिर कहा कि जैसे 2 साल ख़त्म हुए उसने एक नोटिस एग्जिबिट P2 डिफेंडेंट को भेजा। उसने अपनी विलिंगनेस बताई कि वो पैसे पे करना चाहता है और उसको रिडीम करवाना चाहता है, पर डिफेंडेंट ने मना कर दिया और कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी उनके बीच में 2 साल पहले वो सेल थी रीपरचेज की कंडीशन पे, ना कि वो मॉर्गेज थी। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 अनरिबट रहते हैं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जब प्लेंटिफ ने ये सब कहा तो उस पे डिफेंडेंट एज डिफेंस विटनेस 1 अपीयर हुए और कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी ये मॉर्गेज नहीं था, बल्कि ये एक सेल थी इस एग्रीमेंट पे
कि अगर प्लेंटिफ पैसे 2 साल के अंदर अंदर वापस करता है तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी को रीपरचेज कर सकता है। पर क्योंकि प्लेंटिफ ने वो 2 साल के अंदर अंदर पैसा पे नहीं किया, तो अब जो उसका राइट है इस प्रॉपर्टी को रीपरचेज करने का वो ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस जो है वो टाइम पीरियड है 2 साल का। डिफेंस विटनेस 1 जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में रिबट नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे जो भी मैटर कोर्ट के रिकॉर्ड पर आए हैं उनको देखते हुए सेक्शन 58 क्लोज सी ऑफ टीपीए के अकॉर्डिंग, यहाँ सेक्शन 58 में प्रोवाइड किया गया है मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है, जहाँ पे मोर्टगेजर ऑस्टेंसिबली अपनी प्रॉपर्टी को, मोर्टगेज प्रॉपर्टी को बेचता है मोर्टगेजी को, किन कंडीशन पे कि जब वो उस अमाउंट की पेमेंट कर देगा तो ये जो सेल उसे की गई है ये सेल वॉइड हो जाएगी। साथ ही जैसे ही ये पेमेंट इस बायर को की जाएगी तो वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा सेलर को, और अगर ऐसी पेमेंट नहीं की जाती है तो ये सेल जो पहले की गई थी वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि कोर्ट के सामने मेन इशू जो कोर्ट को डिटरमाइन करना है वो है कि इस ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है जो पार्टीज के बीच में हुई है। वहीं जहां पे प्लेंटिफ कहता है कि ये मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है, वहीं डिफेंडेंट कहता है कि ये सेल थी रीपरचेज की कंडीशन पर। ये दोनों का कंटेंशन देखते हुए कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये एग्जीक्यूट की गई है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, और ये एडमिटेड फैक्ट है कि एक डॉक्यूमेंट लिखा गया था और इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एडमिटेड फैक्ट है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये सपोर्ट कर रहा है कि ये मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है, ये रीपरचेज की कंडीशन पर सेल नहीं है, क्योंकि मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल के केस में इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाकर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। वहीं अगर रीपरचेज की कंडीशन पर सेल करा है तो उस केस में इस तरह के डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है एज पर सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। और यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाया गया है, यानी जो मोर्टगेज की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई किया जा रहा है। और साथ ही हम नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि ये जो सेल और इसकी रीपरचेज की कंडीशन वाली जो बातें हैं वो सिंगल डॉक्यूमेंट में ही लिखी गई हैं, जो कि सेक्शन 58 क्लोज सी के प्रोवाइजो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और इस बात की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि ये एक मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है, ना कि सेल है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि लोन अमाउंट जो था वो 50,000 रुपये का था, बल्कि जो इस मोर्टगेज प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये मोर्टगेज की ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा है कि कोई बंदा इतने कम अमाउंट में अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेच देगा। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की अनरिबट टेस्टिमनी से ये बात क्लियर होती है कि उसने अपना घर एक स्मॉल अमाउंट पर मोर्टगेज पर दिया था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, और साथ ही जो रीपरचेज का अमाउंट फिक्स किया गया था 2 साल के बाद वो भी सेम ही था। तो ये सारे जो पॉइंट्स, ये सारे जो फैक्ट्स हैं इस तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन थी ये मोर्टगेज थी, क्योंकि अगर ये सेल होती तो डिफेंडेंट 2 साल के बाद सेम अमाउंट पे ही रीपरचेज की बात ना कहता, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू दिन पे दिन इंक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो भी फैक्ट्स आए हैं उनके बेसिस पे और जो ये मोर्टगेज डीड है इससे ये क्लियर होता है कि पार्टीज की इंटेंशन थी मोर्टगेज में एंटर होने की, ना कि प्रॉपर्टी को सेल करने की। साथ ही ये मैक्सिम है एनिमस होमिनिस ईस्ट एनिमा स्क्रिप्टी, जिसका मतलब है पार्टीज की इंटेंशन उनके इंस्ट्रूमेंट की सोल है कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं। साथ ही ये इंटरप्रिटेशन का रूल है कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसके सब्सटेंस पे जाया जाए, ना कि वो किस तरीके से बनाया गया है इस पे जाए। मतलब मेन हमें पार्टीज की इंटेंशन को देखना है। तो जो डिफेंडेंट ने प्ली लिया है कि टाइम उनके कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है, ये टीनेबल नहीं है, क्योंकि पार्टीज की कभी इंटेंशन नहीं रही है टाइम को लेकर रिजिड होने की, और ना ही ये प्लेंटिफ की कभी इंटेंशन रही है कि टाइम को कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस माना जाए। तो जो भी फैक्ट एनालाइज किए गए हैं लीगल प्रोविजंस को देखते हुए
उनके अकॉर्डिंग कोर्ट कंक्लूड करती है कि सेक्शन 58 क्लोज सी ऑफ टीपीए में जो कंडीशन हैं वो फुलफिल होती हैं। एग्जिबिट P1 जो कि मॉर्गेज डीड है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने प्रोड्यूस करी है, जो कि रेलेवेंट है सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि रिलेशन बताती है पार्टीज का कि वो मॉर्गेजर और मॉर्गेजी हैं। तो कोर्ट ये हेल्ड करती है कि ये मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है। इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट इशू जो है वो प्रूव होता है प्लेंटिफ के फेवर में। अब क्योंकि फर्स्ट इशू प्रूव हुआ है तो जो हमारा कॉलम है आगे इशू वाला, वहां जाके फाइंडिंग्स की जगह हम लिख देंगे प्रूव्ड। उसके बाद हम सेंटर में लिखेंगे इशू नंबर 2 एंड 3। यहाँ पे हम इन दोनों इशू को इकट्ठे एनालाइज करेंगे। सेकंड इशू है कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल है मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कराने के लिए। उसके साथ ही नेक्स्ट इशू है कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल होगा अपनी प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करने के लिए। तो यहाँ हम नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि क्या प्लेंटिफ एंटाइटल है अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए। मॉर्गेजर का राइट रिडम्पशन का हमें प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 60 ऑफ टीपीए में, जिसके अकॉर्डिंग मॉर्गेज को रिडीम कराया जा सकता है मॉर्गेज मनी की पेमेंट करके। ये पेमेंट या तो जब ड्यू हो तब की जाए या फिर फोरक्लोजर से पहले की जाए। अगर ऐसी पेमेंट की जाती है तो मॉर्गेजर का राइट रिडम्पशन का हमें प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 60 ऑफ टीपीए में, जिसके अकॉर्डिंग मॉर्गेज रिडीम कराई जा सकती है मॉर्गेज मनी की पेमेंट करके, इसकी पेमेंट ड्यू होने से पहले या फिर फोरक्लोजर की डिग्री से पहले। नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे तो हमारे इस केस में मॉर्गेज मनी जो है वो पे की जा रही है 2 साल के अंदर अंदर, बल्कि जो मॉर्गेज मनी है वो ड्यू होती है 2 साल के बाद। आर्टिकल 61 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग रिडम्पशन का सूट फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 30 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, जब वो पेमेंट ड्यू हुई है वहां से, जब तक कि मॉर्गेजी फोरक्लोजर की डिग्री ना ले ले। तो इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए प्लेंटिफ जो कि मॉर्गेजर है उसका राइट टू रिडीम अभी अलाइव है, क्योंकि अभी कोई फोरक्लोजर की डिग्री एज पर सेक्शन 67 पास नहीं हुई है मॉर्गेजी के फेवर में। साथ ही नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि डिफेंडेंट की जो कंटेंशन है जो कि मॉर्गेजी है कि 2 साल जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस है, और साथ ही डिफेंडेंट ने कहा है कि प्लेंटिफ जो कि मॉर्गेजर है इस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता 2 साल के बाद। ये टीनेबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन जो है वो रिडम्पशन के ऊपर एक क्लोक का काम करती है, मतलब एक तरह से रोकती है, जो कि अनलॉफुल है और अनएनफोर्सिएबल है। तो अगर इस कंडीशन को हम एसेंस की तरह पढ़ेंगे तो जो मॉर्गेज का प्रोविजन है उसका जो पर्पस है वो डिफीट होगा। तो इसलिए कोर्ट हेल्ड करती है कि प्लेंटिफ के पास राइट टू रिडीम है अपनी इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम करने का। साथ ही ये एडमिटेड फैक्ट है कि जो पोजेशन है वो मॉर्गेजी के पास है, तो सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग मॉर्गेजर एंटाइटल है अपने इस पोजेशन को वापस पाने के लिए। इसलिए ये दोनों इशू प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इशू था हमारा रिलीफ और कोस्ट का। तो यहाँ इस पैरा में हम लिखेंगे सभी इश्यूज को डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट ये हेल्ड करती है कि प्लेंटिफ ने अपना केस एस्टेब्लिश किया है और रिडम्पशन की डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में पास होती है। ये फॉलोइंग रिलीफ कोर्ट ग्रांट करती है। फर्स्ट है कि प्लेंटिफ एंटाइटल होगा इस मॉर्गेज को रिडीम करने के लिए, साथ ही प्लेंटिफ एंटाइटल होगा इस प्रॉपर्टी के पोजेशन को वापस पाने के लिए। डिफेंडेंट को ऑर्डर किया जाता है कि वो इस प्रॉपर्टी का पोजेशन प्लेंटिफ को वापस दे 15 दिन के अंदर अंदर। डिफेंडेंट अपनी कॉस्ट तो बियर करेगा ही, प्लेंटिफ की कॉस्ट भी बियर करेगा, और जो एडवोकेट फीस है वो भी इस सूट की कॉस्ट में इंक्लूड है। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हम साइन कर देंगे सिविल जज 2nd क्लास के। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे डिक्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम लिखेंगे दिस जजमेंट इज डेटेड, साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर साइन करेंगे सिविल जज 2nd क्लास।